तो आज हम अप्रगामी तरंगों का गणितीय विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम चित्र के द्वारा पढ़ चुके कि अप्रगामी तरंग में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो सदैव विरामावस्था में रहते हैं, इन बिंदुओं को हम निस्पंद कहते हैं, और कुछ बिंदु अधिकतम आयाम के साथ सरल आवर्त गति करते रहते हैं, उन्हें हम प्रस्पंद कहते हैं। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 के बराबर होती है, जबकि किन्हीं क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 होती है। इन सारी बातों का ये जो दूरी की बात है, इसे हम आज गणितीय विश्लेषण से ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम पढ़ चुके कि अप्रगामी तरंग के बनने के लिए दो विपरीत दिशा में संचित होने वाली तरंगों का होना जरूरी है, जिनका आयाम समान हो, आवृत्ति समान हो। ये विपरीत दिशा की तरंगे परावर्तन के द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। अतः हम ये मान लें कि हमारे पास एक तरंग है जो धनात्मक x दिशा में संचित हो रही है। उस तरंग की समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx है। यह तरंग किसी दृढ़ माध्यम से परावर्तित होकर वापस आती है। तो जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगों के परावर्तन में हम पढ़ चुके कि यदि किसी दृढ़ माध्यम से अनुप्रस्थ तरंग का परावर्तन हो तो संपीड़न विरलन के रूप में, जबकि विरलन संपीड़न के रूप में प्राप्त होता है, यानी उनमें 180 डिग्री या पाई का तला अंतर उत्पन्न हो जाता है। अतः एक तरंग हमारे पास ये है जिसका आयाम a है तथा ये धनात्मक x दिशा में संचित हो रही है। यहां ध्यान दोगे ओमेगा t माइनस kx, इस माइनस का मतलब ये कतई नहीं है कि ये ऋणात्मक x दिशा है, ये धनात्मक x दिशा की प्रगामी तरंग का समीकरण है। तो एक प्रगामी तरंग है y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, धनात्मक x दिशा में संचित हो रही है। यह तरंग किसी दृढ़ माध्यम से परावर्तित होकर आती है और इन दोनों तरंगों के अध्यारोपित होने से किसी अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा। अतः इस तरंग के परावर्तन से दूसरी तरंग हमें जो प्राप्त होती है वह y2 बराबर माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx। यहाँ a के साथ हमने माइनस चिन्ह इसलिए दिया है कि मैं दृढ़ माध्यम से परावर्तन मान रहा हूं। हम चाहे तो विरल माध्यम से परावर्तन ले लें, तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक चिन्ह लेना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि धनात्मक x दिशा में संचित हो रही है तो हमें माइनस kx लिया है। यह तरंग निश्चित रूप से ऋणात्मक x दिशा में संचित होना आवश्यक है, अतः यहां प्लस kx लिया जाएगा। फिर से मैं कहूं, यह ऋण चिन्ह लेना आवश्यक नहीं है, परंतु इन दोनों चिन्हों में अंतर होना चाहिए। क्या माना कि ये दोनों तरंगें अध्यारोपित हुई, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 होगा। y1 और y2 के मान रखें तो a sin ओमेगा t माइनस kx माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx बराबर a कॉमन ले लिया जाए, sin ओमेगा t माइनस kx माइनस sin ओमेगा t प्लस kx बराबर। अब यहां हमें साइन का विस्तार सूत्र काम में लेना होगा, जिसे एक बार सरलता के लिए मैं यहां लिखूं। साइन का विस्तार सूत्र है कि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a प्लस b बराबर साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। और यदि प्लस की जगह या ऋण चिन्ह कर लिया जाए तो ऐसी स्थिति में यहां ऋण चिन्ह आ जाएगा। इस सूत्र का उपयोग करते हुए मैं इसका विस्तार करूं तो बराबर a sin ओमेगा t cos kx, ये a की जगह ओमेगा t है और b की जगह kx है, तो sin ओमेगा t cos kx, माइनस चिन्ह है तो माइनस आएगा, cos ओमेगा t sin kx माइनस। अब इसका विस्तार करें तो हमारे पास आएगा sin ओमेगा t cos kx प्लस cos ओमेगा t sin kx प्लस आएगा, परंतु इस माइनस चिन्ह की वजह से हमारे दोनों पद ऋणात्मक हो जाएंगे। अतः माइनस sin ओमेगा t cos kx माइनस cos ओमेगा t sin kx। हल करें तो पहला पद sin ओमेगा t cos kx और यहाँ माइनस sin ओमेगा t cos kx, ये आपस में कट जाएंगे। मेरे पास बचा माइनस cos ओमेगा t sin kx माइनस cos ओमेगा t sin kx, यानी माइनस 2 cos ओमेगा t sin kx। अतः y बराबर a और यहां से आ रहा है 2 sin kx cos ओमेगा t
एक साथ लिखूं तो -2a sin kx cos ओमेगा t। यदि इतने पद को मैं कैपिटल A संकेत दूं तो इसे लिखा जा सकता है y बराबर a cos ओमेगा t। इस प्रकार ये दो तरंगें समान आयाम, समान आवर्ती, विपरीत दिशा की अध्यारोपित होने से हमारे पास जो परिणामी तरंग y बन रही है उस y की समीकरण हमें ये प्राप्त होती है। इस समीकरण के अनुसार इस तरंग का परिणामी तरंग का आयाम a है और ये a इसे कहा गया है। अतः a या जहां a बराबर -2a sin kx। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिणामी तरंग का जो आयाम होगा वो मूल तरंगों के आयाम की तरह नियत नहीं है। ये आयाम a नियत है की बजाय परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल A स्थिति x पर निर्भर कर रहा है। अतः किस कण का आयाम कितना होगा ये कण की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो हम इस x के अलग अलग मानों के लिए अब हम ये जानेंगे कि कहाँ किस स्थिति में निष्पन्द बनेगा या किस स्थिति में प्रस्पंद बनेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रस्पंद के लिए आयाम का मान अधिकतम होना जरूरी है, जबकि निष्पन्द के लिए आयाम का मान 0 होना चाहिए। तो अब इसके लिए अपने इस x की विशेष स्थितियां लेंगे। सबसे पहले मैं स्थिति लो, स्थिति 1। यदि ये x λ/4 का समगुणज हो, λ/4 का समगुणज मेरा मतलब है 2, 4, 6, 8 ये गुना। इसके लिए मैं ये मान लूं कि λ/4 गुना 2m। इस 2m के द्वारा हम सम गुणज प्राप्त कर सकते हैं, सम संख्याएं ले सकते हैं। m का मान 0, 1, 2, 3, 4 है तो ये सम संख्याएं लेगा। अतः माना x का मान λ/4 गुना 2m है, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे संख्याएं संभव है। तो ऐसी स्थिति में अब kx के मान क्या होंगे तो हम देखें तो kx बराबर k का मान हम जानते हैं संचरण नियतांक होता है और संचरण नियतांक k बराबर होता है 2 पाई बटा लैम्डा गुणा x का मान हम ये मान रहे हैं λ/4 इंटू 2m। हल करें तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा। अतः kx बराबर पाई, या इसे भी हल कर लें, 2 गुणा 2 4 से 4 भी कट जाएगा। अतः मेरे पास आता है kx बराबर पाई m। अर्थात इस kx का मान पाई का सम गुणज होगा, जहां m के मान 0, 1, 2, 3 है। अतः इसके मान होंगे, यदि m का मान 0 लूं तो kx का मान 0 होगा। 1 ले लिया जाए तो kx का मान पाई आ जाएगा, 2 ले लिया जाए तो 2 पाई, 3 पाई। वापिस सारी बात को देखें, परिणामी तरंग का आयाम a बराबर ये होगा। इस आयाम का मान x पर निर्भर है। हम x की अलग अलग संभावनाएं या अलग अलग स्थितियां ले रहे हैं। x का मान मैंने माना λ/4 का समगुणज, λ/4 गुना 2m, जहां 2m हमें सम संख्या देने का काम करेगा। m के मान 0, 1, 2, 3। ऐसी स्थिति में kx के मान हमने हल किया, kx बराबर ये, और इस प्रकार से हमारे पास kx का मान पाई m आ गया या पाई का गुणज आ गया। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो जैसा कि गणित से हम जानते हैं कि साइन पाई का समगुणज हो, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो साइन पाई m का मान 0 होता है, जबकि कोस पाई m का मान ±1 होता है। यदि कोस पाई का समगुणज हो तो +1 आता है, जबकि विषम गुणज हो तो -1 आता है। इस प्रकार x के मान यदि λ/4 के समगुणज लिए जाएं तो sin के मान 0 तथा cos के मान 1 प्राप्त होंगे। अतः अब हम परिणामी तरंग का आयाम यदि a लें तो a बराबर मेरे पास आ रहा है -2a sin kx, और kx का मान पाई m आ रहा है और sin पाई m का मान 0 होगा। अतः 2a गुणा sin पाई m का मान 0 बराबर 0 आ जाएगा। अतः x के मान यदि λ/4 के समगुणज हो तो हमें आयाम का मान 0 प्राप्त होगा, और आयाम का मान 0 हो तो ऐसे बिंदु निष्पन्द होते हैं। अतः निष्पन्द कहाँ बनेंगे? जहां x का मान λ/4 का समगुणज हो। समगुणज यदि m के मान 0, 1, 2, 3, 4 में तो x बराबर λ/4 गुणा 0 ले, λ/4 गुणा 2 ले, क्योंकि m का मान 1 लेंगे सम संख्या,
तो लैम्डा बटा 4 गुना 2 यानी लैम्डा बटा 2, फिर m का मान 2 ले तो 2 गुना 2 4 से 4 कट के ये लैम्डा आ जाएगा। इस प्रकार x के इन मानों के लिए हमें निष्पन्द प्राप्त होंगे। हम देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटा 2 है, जैसा कि हमने चित्र से भी देखा था। अब यदि हम x के मानों की अलग स्थिति ले, हमने यहाँ x का मान लैम्डा बटा 4 का समगुणज दिया है, लेकिन यदि x का मान स्थिति 2 के होने से, यदि हम x का मान लैम्डा बटा 4 का विषम गुणज लें, विषम गुणज लेने के लिए मैं मानूं कि लैम्डा बटा 4 गुना 2m प्लस 1, जहां m बराबर 0 1 2 3, ये आप देख सकते हो कि यदि m के ये मान आप यहां रखेंगे तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। m का मान यदि मैं 0 रखूं तो 2 गुना 0 प्लस 1 हमें 1 प्राप्त होगा, 1 रखने पर हमें 2 गुना 1 प्लस 1 यानी 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार विषम संख्याएं हमें प्राप्त करनी है तो हम उसके लिए ये सामान्य पद लें, इसमें m के मान 0 1 2 3 4 रखने पर हमें विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। खैर x बराबर हमने लैम्डा बटा 4 का विषम गुणज लिया, माना कि लैम्डा बटा 4 गुना 2m प्लस 1, तो फिर kx का मान क्या आएगा हम ये देखें। तो kx बराबर आ जाएगा, जैसे कि पहले हमने इस्तेमाल किया कि संचरण नियतांक है, इसका मान 2 पाई बटा लैम्डा होता है, गुणा x का मान ये रखूं लैम्डा बटा 4 2m प्लस 1। इसे यदि हल करें तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आता है kx बराबर पाई गुणा 2m प्लस 1 बटा 2। यदि इसमें m के ये मान रखें 0 1 2 3 4, तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके, 0 रखने पर ये संख्या 1 देगी, 1 रखने पर 3 मिलेगा, 2 रखने पर 5 मिलेगा। अतः kx के मान यहाँ m के विभिन्न मान रखे जाएं तो kx के मान हमें प्राप्त हो रहे हैं 1 गुना पाई बटा 2, फिर 1 रखें तो 3 गुना पाई बटा 2, फिर 5 पाई बटा 2। इस तरह से kx के मान हमें ये मिलेंगे। तो फिर साइन का मान क्या होगा, तो यदि पाई बटा 2 3 पाई बटा 2 5 पाई बटा 2 इनके लिए बात करें तो साइन के मान पाई बटा 2 के विषम गुणज के लिए, इन सब के लिए प्लस या माइनस 1 के बराबर होंगे। साइन पाई बटा 2 का मान जैसे हम जानते हैं 1 होता है, बाकी आप ग्राफ से देख सकते हो कि साइन 3 पाई बटा 2 का मान माइनस 1 होता है, फिर साइन 5 पाई बटा 2 का मान प्लस 1। कुल मिलाकर इन सब मानों के लिए साइन के x का मान प्लस माइनस 1 प्राप्त होगा, जबकि इन्हीं मानों के लिए कोस के x का मान यदि हमें लेना हो तो ये 0 आएगा। तो साइन के x का मान प्लस माइनस 1 है, तो अब परिणामी तरंग का आयाम a बराबर हमने कहा है माइनस 2a साइन के x। अतः इस पूरी गणना के लिए x का मान लैम्डा बटा 4 का विषम गुणज होने पर साइन के x का मान प्लस माइनस 1 लेने पर a का मान माइनस 1 लें तो ये 2a आएगा, प्लस 1 लें माइनस 2 आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि आयाम का मान प्लस माइनस 2a होगा। अतः हमें आयाम अधिकतम प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारे लिए प्रस्पंद की स्थिति थी। अतः प्रस्पंद कहां बन रहे हैं, जब x का मान लैम्डा बटा 4 का समगुणज है, ये हमें प्रस्पंद की शर्त प्राप्त होती है। अतः प्रस्पंदों के लिए x के मान लैम्डा बटा 4 के विषम गुणज यानी लैम्डा बटा 4 गुणा 1, लैम्डा बटा 4 गुणा 3, लैम्डा बटा 4 गुणा 5, लैम्डा बटा 4 गुणा 7, इन स्थितियों के लिए हमें प्रस्पंद प्राप्त होंगे। हम देख सकते हैं कि किन्हीं दो प्रस्पंद क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी 3 लैम्डा बटा 4 माइनस लैम्डा बटा 4 को हल करें तो इनका अंतर लेने पर हमें लैम्डा बटा 2 प्राप्त होगा। अतः इनके बीच का गैप लैम्डा बटा 2 है, इनके बीच का गैप भी लैम्डा बटा 2, इनके बीच का अंतराल भी लैम्डा बटा 2 है। अतः कहा जा सकता है कि किन्हीं भी दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच का अंतराल भी लैम्डा बटा 2 होता है। यदि सारे विश्लेषण को एक साथ देखें तो x बराबर 0 पर निष्पंद मिल रहा है, जबकि x बराबर लैम्डा बटा 4 पर प्रस्पंद मिल रहा है। फिर x बराबर लैम्डा बटा 2 पर निष्पंद होगा, x बराबर 3 लैम्डा बटा 4 पर प्रस्पंद होगा। अतः दो क्रमागत निष्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटा 2, क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी लैम्डा बटा 2। लेकिन यदि निष्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी बात करें तो x बराबर 0 पर निष्पंद मिल रहा है, x बराबर लैम्डा बटा 4 पर प्रस्पंद मिल रहा है।
अतः किन्हीं दो क्रमागत निस्पंद तथा प्रस्पंद के बीच के अंतराल की बात करें तो ये लैम्डा बटा 4 प्राप्त होता है। साथ ही साथ निस्पंद और प्रस्पंदों पर कण का वेग क्या होगा, विकृति क्या होगी, इसका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कण का वेग v बराबर dy/dt होगा। y का मान जैसे कि हमारे पास चल रहा है y बराबर 2a sin kx cos ओमेगा t चल रहा है। मुझे वेग चाहिए, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये रकम कांस्टेंट रह जाएगी। cos ओमेगा t का अवकलन करें तो cos का अवकलन माइनस साइन होता है, लेकिन ओमेगा आने की वजह से ओमेगा गुना में आ जाएगा। अतः cos का अवकलन माइनस साइन और इनटू ओमेगा हो आ जाएगा। पूरा अवकलन करने पर मेरे पास आएगा sin ओमेगा t माइनस आएगा ओमेगा आएगा, मेरे पास आएगा -2a गुना माइनस ओमेगा sin kx sin ओमेगा t। अतः कण का वेग आएगा v बराबर 2a ओमेगा sin kx sin ओमेगा। इसी प्रकार यदि हम विकृति का मान पता करें तो जैसे कि प्रत्यास्था की बात से आता है, विकृति बराबर होता है dy/dx। y का अवकलन x के सापेक्ष करें, y का अवकलन x के सापेक्ष यदि करें तो हमारे पास यहाँ sin kx है, अवकलन करेंगे sin का अवकलन cos हो जाएगा और साथ ही साथ k गुणा में आ जाएगा। अतः मेरे पास आएगा -2a k cos kx cos ओमेगा t। अतः विकृति आती है -2a k cos kx cos ओमेगा t। जैसे कि हम इस विश्लेषण में देख चुके कि निस्पंदों के लिए kx का मान जो है वो पाई का सम गुना जा रहा है, पाई का गुना जा रहा है। अतः इस स्थिति में sin का मान जो है वो 0 और cos का मान +-1 चल रहा है। अतः जहां के निस्पंद बन रहे हैं, निस्पंदों हेतु sin का मान या sin kx का मान हम देख चुके हैं कि हमारे पास 0 आएगा। अतः जहां पे निस्पंद बनेंगे उस जगह पर sin kx का मान 0 होने की वजह से कण का वेग 0 होगा। और यदि sin का मान 0 है तो हम जानते हैं कि जब कभी sin का मान 0 और cos का मान अधिकतम 1 होता है, अतः जहां कहीं निस्पंद है वहां sin का मान 0 होने के कारण वेग 0 होगा, परंतु विकृति का मान cos आने की वजह से +-1 होगा यानी अधिकतम होगा। अतः निस्पंदों पर वेग कण का वेग 0 होता है, जबकि विकृति, मैं फिर स्पष्ट करूं, sin का मान 0 वेग 0, लेकिन विकृति में cos kx आ रहा है। अतः cos का मान अधिकतम +-1 होने की वजह से विकृति का मान भी अधिकतम होगा। इसकी बजाय यदि प्रस्पंदों की जो स्थिति हमारे पास आई उसकी बात करें तो प्रस्पंदों की स्थिति आई थी x बराबर लैम्डा बटा 4 का विषम गुणज, और हमने देखा कि sin kx का मान ऐसी स्थिति में अधिकतम होगा, +-1 होगा, जबकि cos का मान 0 होगा। अतः प्रस्पंद वाले बिंदुओं पर sin का मान अधिकतम है और cos का मान 0। इस वजह से मैं देखूं तो कण का वेग v बराबर इसमें sin आ रहा है और प्रस्पंदों पर sin का मान अधिकतम है, अतः कण का वेग अधिकतम है, मतलब 1 + -1 है। अतः कण का वेग v ये तो अधिकतम आएगा, जबकि विकृति में cos kx आ रहा है और हम देख चुके हैं कि cos kx का मान 0 होगा, अतः विकृति का मान 0 होगा। कुल मिलाकर ये गणितीय विश्लेषण हमारे सामने, इस गणितीय विश्लेषण से जो बातें निकल के आ रही है वो ये कि अप्रगामी तरंग में नंबर 1, तरंग का आयाम नियत नहीं होता, तरंग का आयाम x पर यानी कण की स्थिति पर निर्भर करता है। अतः पहला निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं वो ये कि अप्रगामी तरंग में सभी कणों का आयाम अलग-अलग होता है। दूसरा तथ्य जो निकल के आ रहा है वो ये कि निस्पंदों और प्रस्पंदों के परस्पर यदि बात करें, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी बात करें या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी की बात करें तो ये अंतराल λ/2 होगा। निस्पंद और प्रस्पंद के बीच के अंतराल की बात करें तो ये λ/4 होगा। साथ ही साथ कणों के वेग और विकृति की यदि बात करें तो जहां निस्पंद बनते हैं, चूंकि निस्पंद के उस बिंदु को रहे जो सदैव 0 स्थिति में रहे, अतः हम कह सकते हैं कि वेग 0 होगा। अतः निस्पंद वाले बिंदुओं पर कण का वेग 0 तथा विकृति अधिकतम होती है, जबकि प्रस्पंद वाले बिंदुओं पर कण का वेग अधिकतम तथा विकृति 0 होती है।
इस सारी के आधार पर अक्सर कंपटीशन वगैरह में सवाल भी पूछे जाते हैं, निस्पंद या प्रस्पंदों के बारे में, विकृति वगैरह के सवाल पूछे जाते हैं या वेग वगैरह के। तो मैं फिर से रिपीट करूं, निस्पंद शून्य विस्थापन है, सदैव शून्य रह रहे हैं, आप याद रख सकते हो कि वेग शून्य। प्रस्पंद है, उसका आयाम अधिकतम है, तो कल्पना की जा सकती है कि उसका वेग भी अधिकतम होगा। अतः निस्पंद के लिए वेग शून्य और वेग प्रस्पंद के लिए अधिकतम है। विकृति को आप कुछ यूं याद रखोगे, इसकी विपरीत स्थिति है, जहां वेग शून्य वहां विकृति अधिकतम है, जहां वेग अधिकतम है उस जगह पर विकृति शून्य है।